चिराग एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वो अपने पिता के साथ मजदूरी का काम करता था। एक दिन उसके पिता को एक बहुत बड़े सेठ के घर पर मजदूरी का काम मिल गया। चिराग भी अपने पिता के साथ उन सेठ के घर पर काम करने के लिए जाने लगा। सेठ की एक बेटी थी, शिवानी। शिवानी देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। शिवानी जब चिराग को देखती तो उसके मन में उसके लिए प्यार उमड़ जाता। शिवानी चिराग से बात करने के बहाने ढूंढती रहती थी। जी, आपने बुलाया क्या मैम? हाँ, वो देखो ना, मेरे कमरे की दीवार कितनी खराब हो रही है। एक काम करो, तुम इस दीवार की मरम्मत कर दो। मैं बाबूजी को बोल दूंगी कि तुम मेरे कमरे में काम कर रहे हो। जी, अच्छा ठीक है, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। चिराग के पिता ने हवेली के बाहर का काम संभाल लिया और चिराग शिवानी के कमरे की दीवार ठीक करने लगा। शिवानी चिराग को लगातार देख रही थी। चिराग, मैं बहुत समय से तुम्हें कहना चाह रही थी, पर आज मैं नहीं रुक सकती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो चिराग। शिवानी जी, आप जानती भी है कि आप क्या कह रही हैं? आपके और मेरे बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। आप कहाँ महलों की रानी और मैं कहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला साधारण सा गरीब मजदूर। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रह लूंगी, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी शिवानी के पिता आ जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और वो चिराग को मारने पीटने लगते हैं। बाबूजी, इसमें चिराग की कोई गलती नहीं है। मैं चिराग से प्यार करती हूँ। चिराग को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप उसको छोड़ दीजिए। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। चिराग को कुछ मत कहिए। क्या कहा? तू इस गरीब नामाकूल से प्यार करती है? अरे जानती भी है यह कौन है? अरे यह गरीब लोग हैं, गरीब। हम जैसे अमीर इनके साथ दूरी बनाकर रखें तो ही अच्छा है। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया है तुझ पर कि तू भला बुरा कुछ नहीं सोच रही है। शिवानी, तू कैसे पागलों जैसी बातें कर रही है? तू इस लड़के से शादी करना चाहती है जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। माँ, बाबूजी, मेरी किस्मत में जो लिखा है मैं उसे अपने आप देख लूंगी, पर मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगी। तो ठीक है, आज के बाद तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं। तू हमारे लिए मर गई और हम तेरे लिए। कल की जाति आज ही चली जा इसके साथ। जब अकल ठिकाने आएगी तब तुझे पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। बेटी, एक बार फिर सोच लो, हमारे घर में रूखा सूखा भोजन बनता है, तुम रह लोगी ना? बाबूजी, मैं रह लूंगी, बस अब मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगी। अगर आप मुझे अपने साथ बहू बनाकर नहीं ले गए तो मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। शिवानी, सच में क्या तुम मुझे इतना प्यार करती हो? हाँ चिराग, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। शिवानी के माता पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और चिराग शिवानी को अपने साथ घर ले गया। चिराग और शिवानी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। शिवानी ने गरीबी को अपना बना लिया। उसे चिराग का प्यार चाहिए था, वो उससे मिल गया था। पर एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, तब वहाँ उनके गांव में बहुत तेज आंधी तूफान की चेतावनी आई कि बाढ़ की वजह से बांध का गेट खुलने वाला है। जितनी जल्दी हो सके अपना अपना घर खाली कर दो। अरे चिराग भाई, गवर्नमेंट ने सबको बस्ती खाली करने के लिए बोला है ताकि बांध का पानी खोला जा सके। अब हम सबको यहाँ से जाना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ यार? हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। भाई, कुछ तो जुगाड़ पानी करना ही पड़ेगा। अगर हो सके तो ससुराल चले जाओ कुछ दिनों के लिए। तुम्हारी पत्नी तो बहुत बड़े खानदान की है ना?
तो वहीं दूसरी ओर शिवानी जानती थी कि उसके माँ पिताजी अब उसे अपने घर में नहीं रहने देंगे। शिवानी, मैं जानता हूँ इस समय तुम क्या सोच रही हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे। मुझे तुम्हारी भी इज्जत प्यारी है। कोई नहीं, अभी तो यहाँ से जाना होगा, बाकी देखते हैं, कहीं रुकने की जगह मिल जाए। माँ बाबूजी, चलो अभी यहाँ से। चिराग ने शिवानी और अपने माँ बापू को साथ लिया और कहीं ठहरने की जगह ढूंढने लगा। चलते चलते अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, कोई तो मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। ये गटर के नीचे से आवाज किसकी है? गटर के नीचे कोई फंसा हुआ है क्या? बेटा, मुझे तो घबराहट हो रही है। भगवान जाने कौन है। हमें आगे बढ़ना चाहिए बेटा। नहीं नहीं पिताजी, शायद कोई परेशानी में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। मुझे गटर के नीचे से उस व्यक्ति को निकालना होगा। तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं गटर के नीचे जाता हूँ। चिराग, मेरे बच्चे, संभल कर, कहीं कोई खतरा ना हो। आप लोग घबराइए नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगा। चिराग सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो देखता है कि गटर के नीचे एक बहुत सुंदर हवेली बनी हुई है और उस हवेली के खंभे से एक चुड़ैल बंधी हुई है। मुझे मुक्त कर दो, मुझे यहाँ से एक लालची बदमाश ने धोखे से बांध दिया है और वो कुछ ही देर में आता ही होगा। वो सारा खजाना लेकर इस गटर को बंद कर देगा और हमेशा के लिए मुझे यहाँ कैद कर देगा। अरे तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी आजाद कर देता हूँ। चिराग उस चुड़ैल को आजाद कर देता है। आप कौन हैं और आपको यहाँ पर किसने बांधा? मैं सदियों से यहाँ बंधी हुई हूँ, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। पहले मैं इस गटर में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती थी, मगर एक बार कुछ लोग आए और हमारे परिवार को खत्म कर दिया और मुझे यहीं किसी जगह बांध कर चले गए। तब से मैं यहीं बंधी हुई थी। मैं सबको आवाज लगाती थी पर कोई मेरी मदद नहीं करता था। पर इस लालच की दुनिया में तुम जैसे ईमानदार और दयालु इंसान भी होते हैं। तुमने मेरी मदद की, मुझे परसों की कैद से छुड़ाया, इसलिए अब से ये महल तुम्हारा है, ये सारी धन दौलत तुम्हारी है। तुम अब आराम से यहाँ रहो, मैं ये सब तुम्हें दे रही हूँ। अलविदा दोस्त, हमेशा खुश रहो। चिराग हैरान रह जाता है। कुछ देर पहले तक वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था और कुछ देर बाद ही वो माला माल हो गया था। मैंने कहा था ना, हमारे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। वाह जी, चिराग जी बहुत अच्छे हैं, तभी तो मैंने इन्हें पसंद किया था। मैं जानती थी कि इससे अच्छा पति मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। कुछ समय गटर के नीचे महल में रहने के पश्चात चिराग उस महल को बेचकर शहर में एक नई कोठी ले लेता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी और परिवार के साथ जीवन बिताने लगता है। चंदू पढ़ा लिखा था। उसने एमए पास करके यही सोचा था कि पिताजी अच्छी पोस्ट पर है तो उसे अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में अचानक उसके माँ और पिताजी गुजर गए। अब क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचा था पिताजी जान पहचान में अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, पर देखो ना साला, मेरी किस्मत में तो पता नहीं जैसे कुछ और ही लिखा है। अब मेरी पत्नी भी मुझसे ज्यादा उम्मीदें रखेंगी कि मैं उसके सारे शौक पूरे करूं। अब मैं यह सब कैसे करूंगा भला? चंदू परेशान था कि वह आखिर क्या करे। तभी अरे चंदू, ठाकुर साहब ने बुलावा भेजा है भाई, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जी जी ठाकुर साहब, आपने बुलाया? अरे हाँ बेटा चंदू,
मेरा बेटा 12वीं क्लास में है। तुम उसे ट्यूशन पढ़ा दिया करो। तुम्हारे रहने खाने का बंदोबस्त मैं बगल वाले घर में ही करवा देता हूँ। ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर चंदू के आंसू पोंछ दिए। चंदू बेटा, तुम मेरे लिए मेरे बेटे राजू की ही तरह हो। तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। ठाकुर और ठकुराइन दोनों चंदू को बहुत मानते थे, बल्कि उसे अपना लड़का ही समझते थे और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह भी लेते थे। चंदू बेटा, राजू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हम लोग सोच रहे हैं उसका ब्याह कर दें अब, और हम लोग भी गंगा नहा लें। अरे वाह काकी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे बेटा, सब तुझे ही बड़े भाई की तरह देखना है और शादी में हाथ बटाना है। अरे जी ठाकुराइन जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं शादी के सभी कामों में सहायता के लिए बिल्कुल हाजिर रहूंगा। चंदू बेटा, यह लो कुछ पैसे। इसे शादी में जहाँ जरूरत हो अपने हिसाब से खर्च कर देना, और कुछ पैसों से शादी के जेवर खरीद लाना आने वाली बहू के लिए। अब सब काम करने वाले लोगों को रुपए देने के हिसाब का जिम्मा चंदू पर ही था। कितनी अच्छी किस्मत है ठाकुराइन की बहू की। देखो साला, इतना महंगा जेवर पहनेगी वो। काश चंपा को भी मैं ऐसे ही गहने दे पाता। चंपा बताओ, जहाँ हम लोग रोटी को तरसते हैं, तो वहीं ठाकुर साहब अपनी बहू के लिए 5,000 रुपए के जेवर बनवा रहे हैं। अरे, अगर अपने बाप दादों ने भी ऐसी संपत्ति छोड़ी होती तो हम भी ऐसे ही शान शौकत से जीते। ए जी, अब ये सोच रही हूँ कि शादी में क्या पहनूंगी। ले देकर एक ही साड़ी तो है मेरे पास। अरे अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ जो एक साड़ी भी खरीद कर ना दे सकूं। मेरा बस हो तो मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक सोने से लाद दूं। अरे बस करिए जी, आप और आपकी ये मीठी बातें। चंदू सुनार के यहाँ से जेवर खरीद लाता है तो उन्हें लाकर सेठ जी के घर में रखवा देता है और घर आकर सोचने लगता है। काश यह जेवर मेरी चंपा के पास भी होते तो वो कितनी खुश होती। अब तो सोचता हूँ उन्हीं गहनों में से एक हार चंपा के लिए ले आता हूँ। अगर देख लेंगे तो बोल दूंगा किसी चोर ने चुरा लिए होंगे। वैसे भी वो मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, और फिर चंपा को यह गहने उपहार में दूंगा और यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा रहने के लिए। चंदू किसी काम के बहाने से ठाकुर साहब के घर जाता है और गहनों की चोरी करके चुपचाप घर वापस आ जाता है। अरे भाई साहब, आपको पता चला क्या? ठाकुर साहब के यहाँ गहनों में से चोरी हो गई है और चोर पूरे गहने चुरा ले गया है। मुझे तो लगता है चंपा, यह घर के ही किसी आदमी का काम है, और भला कौन हो सकता है? ए जी, आप जल्दी जाइए और उनको ठाकुर ठकुराइन को तसल्ली दीजिए। उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। चंदू ठकुराइन के पास जाता है। अरे चंदू बेटा, देखो ये कैसा अनर्थ हो गया। ब्याह सिर पर है और तुमने कितनी मेहनत से गहने बनवाए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया। मत रोइए काकी, बिल्कुल मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। चंदू उन्हें सांत्वना देकर घर आ जाता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। चंपा उससे बार बार पूछती है कि क्या हुआ, मगर वो उसे कुछ न कहता। लेकिन चंपा को मन ही मन मानो तो कुछ संदेह चंदू पर होने लगा था कि वो अब न तो ठाकुर ठकुराइन के घर पर बात करता और न ही उनके घर ज्यादा जाता।
एक दिन सफाई करते वक्त चंपा को वो चुराए हुए हार चंदू के सामान में मिलते हैं और वो सब समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। तभी चंदू बड़ा खुश होकर घर आता है। अरे चंपा कहाँ हो? देखो देखो, जो पिछले हफ्ते ठाकुर जी ने मेरी बैंक में सिफारिश की थी, उसकी बदौलत मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ चंपा। ए जी, ये तो उनका उदार दिल है जो तुम्हें एकदम से इतने पैसे निकाल कर दे दिए और हमेशा वो तुम्हारी मदद को तैयार रहते हैं। आज उन्हीं की वजह से तुम्हें ये बैंक मैनेजर की नौकरी मिली है। तुम्हें तो उनके पैर धोकर पीने चाहिए और कभी भी उनके साथ कोई धोखा मत करना। आज जिस मकान में हम रह रहे हैं वो भी ठाकुर जी की ही बदौलत है। उनके एहसानों को समझो, उनकी उदारता को पहचानो। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भला उनके साथ बेईमानी क्यों करने लगा? चंपा की बात से चंदू के मन में हलचल होने लगी और वो पश्चाताप में जलने लगा। अगले दिन चंदू ठाकुर साहब के घर जाता है और ठाकुर ठाकुराइन से बात करने के बाद चुराए हुए गहने वापस वहीं रखकर आ जाता है। अगले दिन अरे चंपा, मैं ठाकुर साहब के घर जा रहा हूँ। देखता हूँ कुछ काम बाम न हो वहाँ, और उन्हें अपनी नौकरी के बारे में भी बता दूंगा। ठाकुर और ठाकुराइन सुबह सुबह ही चंदू के घर आ जाते हैं और अपने बरामद किए गए गहने के बारे में उसे बताते हैं कि चोरी गए गहने वापस उसी जगह मिले जहाँ से चोरी हुए थे। अरे काकी, यह तो बहुत खुशी की बात है। यह तो कोई देवीय घटना है काकी। इसी की खुशी में आज की दावत मेरी तरफ से। चंपा चंदू से लिपट गई और रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिन बाद घर आ गया हो।